हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पॉइंट ऑफ व्यू के इस अंक में मेरे यानी गौरव मिश्रा के साथ, जहां हम बात करेंगे और एनालिसिस करेंगे व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में हुए परिवर्तन की और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो जरूरी बातें निकल कर आ रही हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, साथ ही साथ बहुत ही संवेदनशील मुद्दा भी है, जिसके विषय में किसी भी सीरियस एस्पिरेंट को गहराई से अवश्य जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हम अपने अगले स्लाइड में, जहां हम बाकी सारी बातों का एनालिसिस करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलो लेट अस हैव अ क्विक ओवरव्यू कि व्हाट्सएप ने आखिर ऐसी कौन सी बात कही है जिससे इतना विवाद पैदा हो रहा है। ठीक है, तो व्हाट्सएप ने जो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में चेंज करने की बात करी है, उसके जो मुख्य बिंदु हैं उन बिंदुओं पर हम विचार करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि यूजर का जो डेटा है व्हाट्सएप के पास, वो अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ शेयर करेगी। ठीक है, आप सभी को जानकारी होगी कि व्हाट्सएप जो है वो ऑलरेडी फेसबुक ने खरीद ली। तो फेसबुक इसकी पेरेंट कंपनी है। द शेयर डेटा विल इंक्लूड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सब जो डेटा जो फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा वो क्या क्या शेयर किया जाएगा, जैसे डिवाइस मेक एंड मॉडल। आप जिस डिवाइस में आप व्हाट्सएप चला रहे हैं उसका मेक एंड मॉडल, उसके बाद मोबाइल ऑपरेटर, उसके बाद मोबाइल नेटवर्क, आपका मोबाइल का नेटवर्क कैसा है, मोबाइल का जो सर्विस प्रदाता जो कंपनी है वो कौन सी है, उसका उस सिग्नल का स्ट्रेंथ कैसा है, उस इलाके में सिग्नल कैसा रहता है, आपके डिवाइस में बैटरी का लेवल कैसा है, फिर ऐप ऐप जो है आप कौन कौन से ऐप यूज कर रहे हैं, उनको उसका उसका वर्जन क्या है, फिर ब्राउजर का जो नेम, जिस ब्राउजर की मदद से आप इंटरनेट को सर्फ करते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है या मोजिला फायरफॉक्स है या गूगल क्रोम है, ये सारी ब्राउजर्स में से कौन सा ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं। उसके बाद आपका जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, मतलब जो तमाम जो लोगों के नाम है कॉन्टैक्ट लिस्ट में, वो भी एक्सेस करेंगे और ये इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी ये फेसबुक के साथ शेयर करेंगे। फिर आइडेंटिफायर्स आते हैं। आइडेंटिफायर्स वो होते हैं जो एक जो जो ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, इसमें आपको कैसे पहचाना जाए, उससे रिलेटेड कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें आइडेंटिफायर्स के नाम से जाना जाता है। उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन वो भी शेयर करेंगे। फिर लैंग्वेज, आप कौन सी लैंग्वेज है आपकी, कौन सी भाषा आप बोलते हैं या कौन सी भाषा में आप अपना डिवाइस जो है वो प्रयोग करते हैं, हिंदी, इंग्लिश या कोई अन्य भारतीय भाषाओं में से अगर आप कोई प्रयोग कर रहे हो। तो टाइम जोन क्या है आपका, आप इंडिया में है तो ग्रीनविच मीन टाइम प्लस 5:30। ठीक है, इसी तरह से और किसी अन्य देश में अगर आप जाएंगे तो वहां का टाइम जोन अलग होगा, तो उसके हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप कौन से देश में हैं। ठीक है, उस हिसाब से वो इंफॉर्मेशन वो यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आईपी एड्रेस, आपके डिवाइस का जो आईपी एड्रेस है। अब आईपी एड्रेस क्या होता है, ये आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आप एक पर्टिकुलर डिवाइस से आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं। तो अब ये तो बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल कार्य है कि आपको, मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसा भी कार्य करते हैं जो लीगल नहीं होता या इलीगल काम भी करते हैं अपने डिवाइस की मदद से। तो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपके डिवाइस को पहचानने के लिए एक कोड होता है जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहा जाता है, जिसकी मदद से आपके आपके डिवाइस को ट्रैक किया जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन भी ये फेसबुक के साथ शेयर। उसके बाद आता है बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डिटेल्स इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड डिटेल्स। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से का डिटेल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जैसे जैसे अब अभी थोड़े दिन पहले व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप पे सुविधा शुरू की। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे पे अगर आप व्हाट्सएप पे के थ्रू आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, व्हाट्सएप आपसे पूछेगा कि आप अपना क्रेडिट कार्ड का डिटेल दीजिए या डेबिट कार्ड का डिटेल दीजिए या अपने अकाउंट का आप नंबर दीजिए, जिसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम ट्रांजैक्शन को पूरा कर सकते हैं। अब आप जैसे वो डिटेल डालेंगे, वो कभी-कभी आपसे पूछता है कि आप आपके कार्ड का डिटेल मैं सेव कर लूं, ताकि आगे आने वाले समय में जब नेक्स्ट टाइम आप कोई ट्रांजैक्शन करें तो आपको समस्या ना हो। आप कहेंगे हाँ ठीक है, सेव कर लो। वो जो डिटेल जो उसमें सेव हो जाता है, उन सभी आंकड़ों को वो क्या करेगा, वो रख लेगा और बाद में वो अपनी पेरेंट कंपनी के साथ इस डिटेल को शेयर कर देगा। ठीक है, कि भाई इसका जो अकाउंट का जो डिटेल, इसका क्रेडिट कार्ड का नंबर ये है, इसका डेबिट कार्ड का नंबर ये है। ठीक है, तो ये जो क्लॉज है इसने आम तौर पे लोगों को बहुत परेशान किया है। ठीक है, तो व्हाट्सएप विल पार्टनर विद फेसबुक टू ऑफर इंटीग्रेशन। अब
व्हाट्सएप ने इसके पीछे तर्क क्या दिया है? जब लोगों ने इस पे प्रश्न पूछना शुरू किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो प्राइवेसी पॉलिसी का जो है वायलेशन है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो व्हाट्सएप ने कहा कि भाई हम अपने पेरेंट कंपनी के साथ हम इसलिए ये डेटा शेयर कर रहे हैं ताकि हम इंटीग्रेट कर सके अपनी सेवाओं को। ठीक है, उसके बाद क्या क्या कर सके, फेसबुक की जो कंपनी है, जैसे फेसबुक ऑन करती है, एक तो फेसबुक है खुद अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, उसके बाद व्हाट्सएप है, फिर इंस्टाग्राम है। अगर हम तीनों कंपनियों को देखें तो तीनों कंपनियों के प्रोडक्ट में ये इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, एकात्मकता लाना चाह रहे हैं। ठीक है, so that it could produce relevant and customized advertisement for the users। अब इतने सारे आंकड़े अगर उसके पास अगर उपलब्ध हैं, इन सभी आंकड़ों को मिला के वो ये बहुत आसानी से जज कर सकता है, बहुत आसानी से वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि भाई इस बंदे को खाने पीने में क्या पसंद है, इसको कपड़ा कौन सा पहनता है, ये फोन कौन सा यूज करता है, ये जूता कौन सा पहनता है, इसके खान पान की आदतें क्या है, ये कहाँ कहाँ जाता है, कौन कौन इसके रिलेटिव हैं। ठीक है, तो तमाम तरह से आपके विषय में जितनी जानकारी आपको नहीं होगी, स्वयं को नहीं होगी, उतनी जानकारी ये रख के फिर आपकी रुचि के अनुसार, आपकी अभिरुचि के अनुसार आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज ये ऑफर करेंगे। ऐसा इनका तर्क है। अच्छा दोस्तों, देखिए इसमें सबसे एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये इंटरेस्टिंग भी है और साथ ही साथ हास्यास्पद बात भी है कि ये जो कंपनी है, जो व्हाट्सएप है, वो अभी भी क्या कहती है कि द रेस्पेक्ट फॉर कस्टमर्स प्राइवेसी इज इन आवर डीएनए। मतलब इतने सारे जो डेटा है, जो कस्टमर जो बहुत प्राइवेट रिकॉर्ड्स हैं, उन्हें ये किसी थर्ड कंपनी के साथ शेयर भी कर रही है मोनेटाइज करने के लिए, अपने अपने वित्तीय फायदे के लिए ये इन्हें शेयर भी कर रही है। और दूसरी तरफ ये अपना टैगलाइन अभी भी बना के रख रही है कि रेस्पेक्ट फॉर कस्टमर्स प्राइवेसी इज इन आवर डीएनए, है ना। अब देखिए, अब ये सारे के सारे घटनाक्रम की शुरुआत से अगर हम देखें तो एप्पल इंक जो है, जो बहुत ही एक प्रेस्टिजियस कंपनी है एप्पल, तो एप्पल की जो पॉलिसी है वो सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो एप्पल ने भी क्या किया कि अपनी ट्रांसपेरेंसी को उन्होंने और एक नेक्स्ट लेवल पर वो ले गए। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, ये अब वो उनके उनके जो यूज़र हैं, जो कस्टमर हैं, अब वो यूज़र को ये बताते हैं कि भाई आपका जो डेटा हमने लिया है वो डेटा हम किस थर्ड पार्टी के साथ, पहली बात तो वो शेयर नहीं करते, लेकिन अगर अगर उन्हें शेयर करने की नौबत आई तो वो किस थर्ड पार्टी के साथ वो शेयर कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो आपसे पूछते हैं कि डू यू विश टू गिव परमिशन फॉर सच पर्पसेस। अगर आपको लगता है कि मुझे मेरा डेटा शेयर नहीं करना चाहिए तो आप वहाँ पे नो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यस कर सकते हैं। मतलब जो पावर है वो कस्टमर के हाथ में उन्होंने फोकस कर दिया है, कॉन्सेंट्रेट कर दिया। कस्टमर अगर चाहे तो अपना डेटा किसी के साथ शेयर करे, कस्टमर ना चाहे तो अपना डेटा किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है। लेकिन उसके उलट अगर हम एंड्रॉयड का वर्जन देखें, एंड्रॉयड में क्या है कि अगर आप कोई भी ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो ऐप के डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉलेशन से पहले वो आपसे सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़वा के आपसे नीचे एक एग्रीमेंट करके एक छोटा सा एक बटन होता है जिसे आपको प्रेस करना होता है, जैसे एग्री करना होता है आपको। ठीक है, अब ये एग्रीमेंट से पहले जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं, कभी कभी वो बहुत सारे पेजेस में रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल इंग्लिश में होता है। और भारत जैसे देश में जहाँ पे अभी भी 70% के लगभग भी नहीं, उससे भी कम ही होगी थोड़ी जो साक्षरता है, ठीक है, वहाँ पे लोग इतनी गूढ़ बातों को अभी भी नहीं समझते। बहुत सारे जो हमारे जो हमसे पिछली जनरेशन, जो हमारे बाप दादा जो हैं, वो बहुत टेक्नो सेवी नहीं है। ठीक है, और उन्हें तकनीक की बहुत समझ नहीं है, वो तकनीक के साथ बहुत सहज नहीं। और उन्हें आप इतना टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ाएंगे बहुत छोटे छोटे अक्षरों में 20 25 30 40 50 पेजों पे जो लिखे हुए होते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आता, वो डायरेक्ट एग्री कर देते हैं। इनफैक्ट अभी एक हाल फिलहाल में एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया था जिसमें ये बात निकल के आई कि लगभग 60% लोग उन टर्म्स एंड कंडीशंस को बिना पढ़े हुए ही उस पर एग्री कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब इतना सारा टर्म्स कंडीशन, इतनी सारी चीजें होती हैं कि वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते उस पर। ठीक है, तो ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा क्या है कि अब जो ये जो बड़ी बड़ी जो जो जायंट कंपनीज जो हैं, जो विशाल कंपनीज जैसे फेसबुक है या व्हाट्सएप है या गूगल है, या आप लिंक्डइन को ले लीजिए, ठीक है, एप्पल को ले लीजिए, अब इनके बीच में कॉर्पोरेट राइवलरी बढ़ती ही जा रही है। अब कॉर्पोरेट राइवलरी किस लिए बढ़ेगी, तो मार्केट शेयर के लिए इनके बीच में एक बहुत ही
तगड़ी प्रतिस्पर्धा है। अब जैसे हम एडवर्टीजमेंट की बात करें तो जो इनका जो जैसे एप्पल है या फेसबुक है या व्हाट्सएप है, तो इनका जो इनकी कमाई का जो जरिया है वो इनका एडवर्टीजमेंट है। मार्केट में अब जितना एडवर्टीजमेंट मिलेगा उतनी ज़्यादा इनकी कमाई होगी। तो एडवर्टीजमेंट का शेयर बढ़ाने के लिए अब बहुत ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है इन सारी कंपनीज के बीच में, और उस कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए ये जो कंपनीज हैं ये इललिजिटिमेट मीन्स को भी अपनाने से बाज नहीं आती हैं बहुत दफ़ा। जैसे अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल होल्ड्स द बिगेस्ट मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, ठीक है। और फेसबुक भी अब उस कंपटीशन में आना चाह रहा है, तो कैसे आएगा? तो ऐसे आएगा कि भाई वो अपने आप को और अधिक रेलेवेंट बनाए, ठीक है, कस्टमर की नज़र में और ज़्यादा आए। तो वो इन्हीं सब मीन्स का सहारा लेकर वो आगे आना चाह रहा है, व्हाट्सएप के थ्रू, तो इंस्टाग्राम के थ्रू वो और ज़्यादा डिटेल्स और ज़्यादा जानकारी अपने कस्टमर की जुटा रहा है, ताकि उन्हें और कस्टमाइज तरीके से उन्हें उनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवा सके, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जो एक महत्वपूर्ण बात है जो हम सबों को जाननी चाहिए वो ये कि दुनिया भर में व्हाट्सएप और फेसबुक के सबसे अधिक जो उपभोक्ता हैं वो भारत में है। व्हाट्सएप की अगर बात करें तो लगभग 340 मिलियन, और फेसबुक की अगर बात करें तो लगभग 310 मिलियन के लगभग उपभोक्ता भारत में, ठीक है। एंड दीज फिगर्स आर नॉट ओनली हाईएस्ट इन द वर्ल्ड बट नो अदर कंट्री स्टैंड्स इवन क्लोजर टू इट। जो दूसरे नंबर पे जो देश हैं उनके जो उपभोक्ता हैं वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो दूसरे नंबर का भी जो देश है दूर दूर तक मतलब नहीं है। अब अगर हम चीन की बात करें तो चीन ने क्या किया है कि ये जो सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं, ये जो सर्च इंजन कंपनी जैसे गूगल है, तो इनकी एंट्री को वहां प्रोहिबिट कर दिया। इनकी सर्विसेज आपको चीन में नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि ये कंपनीज जो हैं वहां के रूल रेगुलेशन को मानने से इनकार करती हैं। इसलिए चीन ने इन सभी कंपनीज का और इन सभी सर्विसेज का एक अपना चीनी वर्जन तैयार किया है और वही वहां के लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम दुनिया में सबसे अधिक या सबसे बड़े उपभोक्ता हैं व्हाट्सएप और फेसबुक के, तो इन संख्या बलों के आधार पे क्या हम फेसबुक और व्हाट्सएप से अपने हिसाब से पॉलिसी फ्रेम नहीं करवा सकते? क्या हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि हम आपको दुनिया भर में सबसे अधिक उपभोक्ता दे रहे हैं, तो आपकी जो पॉलिसीज होनी चाहिए वो हमारे उपभोक्ता फ्रेंडली होनी चाहिए, हमारे कस्टमर फ्रेंडली होनी चाहिए? जरूर कर सकते हैं। और भारत सरकार इस दिशा में बहुत ही संवेदनशील है और आने वाले समय में बहुत जल्द आपको एक कानून देखने को मिलेगा जिसमें उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण की बात की गई है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कंसर्न्स की। लोगों की चिंताएं क्या है, लोग क्यों इतने परेशान है, आखिर क्या किया है व्हाट्सएप ने? तो सबसे पहली जो चिंता की बात है वो है इनकी कथनी और इनकी करनी में जो फर्क है वो। तो सबसे पहला इन्होंने क्या कहा है कि भाई यूजर का जो कंटेंट है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, ठीक है। ये बार बार ये बोलते भी हैं। और यूजर का डेटा जो है वो किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं शेयर किया जाता, ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न, एक यक्ष प्रश्न ये पैदा होता है कि अगर आपने सही में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन किया है तो कोई मान लीजिए कोई आपका यूजर है जो कोई वायलेटिंग कंटेंट डालता है आपके प्लेटफॉर्म पे जो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस के विपरीत है, तो उस परिस्थिति में आप उसको बैन कैसे कर देते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि ये जो कंटेंट है वो वायलेटिंग? ये आपको क्लियर करना चाहिए। दूसरी बात क्या कि अगर आप बोलते हैं कि वी आर इनवेरिएबली न्यूट्रल ऑफ द यूजर्स डेटा, भाई हम बिल्कुल एकदम हमें कोई लेना देना नहीं है यूजर के डेटा से, तो आपको ऐसी जरूरत ही क्या आ गई कि आप यूजर के डेटा को आप शेयर कर रहे हैं? ये बताइए। या तो आप समझ रहे हैं कि कस्टमर को जो है, कस्टमर को कोई जानकारी नहीं है, यूजर को कोई जानकारी नहीं है और उसके डेटा को हम जैसे मन करे वैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक इललेजिटिमेट एक्ट है जिसको जस्टिफाइड नहीं ठहरा जा सकता, ठीक है। ये आपको समझने की और जानने की जरूरत है। दूसरी चीज क्या है कि जब कोई दो पक्ष किसी कॉन्ट्रैक्ट में जब आते हैं, ठीक है, जैसे इस परिस्थिति में व्हाट्सएप और उसका यूजर, व्हाट्सएप एक पहला पक्ष है और उसका यूजर दूसरा पक्ष, तो इसमें जो पॉलिसी है वो अगर यूनिलेटरली और ओवरनाइट अगर चेंज किया जा रहा है तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वायलेशन है। अब वो भी कोर्सिव मेजर के साथ। कोर्सिव मेजर का मतलब क्या हुआ कि
इस केस में जैसे व्हाट्सएप ने यहाँ पे क्या किया कि भाई 8 फरवरी 2021 तक आप इस पे एग्रीमेंट को आप एग्री कीजिए, आप इससे सहमत हो जाइए, अगर नहीं सहमत होंगे तो आपका अकाउंट जो है डिलीट कर दिया जाएगा, ऐसा ही बोला गया। तो इसमें दूसरे पक्ष की सहमति कहाँ है? दूसरे पक्ष से ना तो पूछा गया कि आप एग्री करते हैं या नहीं करते, दूसरे पक्ष की राय को कोई महत्व ही नहीं दिया गया, इसलिए ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर हम बात करें तो उसका वायलेशन है। अब हमारे जितने एस्पिरेंट्स हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, विशेष रूप से अगर हम यूपीएससी की बात करें तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपके लिए बहुत ही रेलेवेंट है। यूपीएससी जब मल्टीपल चॉइस वाली जो क्वेश्चंस होती है उसमें भी जो कथन वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर व्हाट्सएप से संबंधित कोई प्रश्न बनता है तो उसमें ये पूछा जा सकता है, ये एक डाला जा सकता है, ये एक पॉइंट। इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के जो क्लॉज हैं आप उसको एक बार देख लेना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दो बातों को तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी का किस प्रकार उल्लंघन है ये मैंने आपको बताया, और कॉन्ट्रैक्ट का कैसे उल्लंघन है ये भी मैंने आपको बताया। तीसरी जो चीज है वो है एंटी ट्रस्ट, मतलब जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है, उसका भी ये कंपनी उल्लंघन कर रही है। किस प्रकार? तो अगर हम व्हाट्सएप को हम माने ए और उसके यूजर हैं उसको मानो बी, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। व्हाट्सएप ने कहा कि हम कुछ सेवा शर्तों का पालन करेंगे और यूजर को कुछ कुछ सेवा शर्तों का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया और तब जाके दोनों एक दूसरे की सेवाओं को उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम सिनेरियो देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्हाट्सएप के हाथ में तो तमाम शक्तियां हैं कि अगर उसका यूजर कोई पर्टिकुलर अगर उसके सेवा शर्तों को नहीं मान रहा है तो व्हाट्सएप उसे अपने प्लेटफॉर्म से बैन कर देगा, हटा देगा और उसे अपनी सेवा नहीं देगा। लेकिन अगर व्हाट्सएप अगर सेवा शर्तों का उल्लंघन करता है जैसे अभी हो रहा है, तो उस केस में जो यूजर है उसके हाथ में क्या शक्ति है? तो सबसे पहले तो ये हमें देखने को आ रहा है कि भाई ये ट्रस्ट का ही उल्लंघन है। तो इस केस में उपभोक्ता क्या कर सकता है? कानून की मदद ले सकता है कि ये हम दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका उल्लंघन हो। दूसरी चीज क्या है, ये जो जो इस तरह की जो सेवा प्रदाता जो कंपनी है ये कुकीज का भी उपयोग करती है। कुकीज क्या है? कुकीज बेसिकली कुछ नहीं है आपके जैसा, ये जो कंपनीज हमें बताती हैं उनकी अगर हम परिभाषा के हिसाब से चलें तो ये जो कुकीज हैं ये आपके एक्सपीरियंस को, यूजर के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने का एक जरिया है, ठीक है। लेकिन होता इसके उलट है, ये कुकीज जो होती हैं इनको स्नूपिंग टूल की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। कस्टमर की एक्टिविटीज को ट्रैक किया जाता है कुकीज के थ्रू, क्या कौन कौन से वेबसाइट पे जा रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, कौन से ब्राउजर पे जाके कौन से आप सर्विसेज को आप अवेल कर रहे हैं, तमाम तरह की चीजें जो यहाँ पे भी एक जो प्राइवेसी का जो पॉलिसी है उसका उल्लंघन करने के बराबर है, ठीक है। अब अगले बिंदु को देखिए, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर हमारे देश में किसी 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 क्षेत्र में अगर कोई क्राइम होता है और जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, जैसे पुलिस है, पुलिस अपराधी की तलाश कर रही है और पुलिस को मदद की जरूरत होती है कि भाई अगर हमें उसका व्हाट्सएप का चैट का पता चल जाए तो अपराधी को हम अपराध करने से रोक सकते हैं, या अपराध करने के बाद हम उसके वेयर अबाउट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसे पकड़ सकते हैं। तो ये जो कंपनीज हैं ये डायरेक्ट हाथ खड़ी कर देती हैं कि नहीं, यूजर का जो डेटा है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, इसलिए हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो अगर आपको सही मायने में ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन होता है और अब दूसरे आप एजेंसीज के लिए आप ऐसी बातें करते हैं, तो फिर आप अपने मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए उसी यूजर के डेटा को आप कैसे अब यूटिलाइज करते हैं? ये भी तो गलत है। तो ये चीज जो है सरकार इन सब चीजों को लेकर बहुत गंभीर है और आने वाले जो आईडीपीआर जो एक्ट है उसमें इन सभी प्रावधानों को अब इनको मॉडिफाई किया गया है, और जो हमारी जो एजेंसीज हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो एजेंसीज हैं, उनको एम्पावर किया गया है, ठीक है। अब इस बिंदु से समझिए कि खतरा कितना बड़ा है। अब जैसे फेसबुक या गूगल या व्हाट्सएप या लिंक्डइन या ऐसे जो तमाम जो सोशल मीडिया की साइट्स हैं वो क्या कर रही हैं कि वो यूजर्स के डेटा को सेव करके रखती हैं, ठीक है। अब यूजर के डेटा को सेव करने का मतलब है कि भारत जैसे देश में जहाँ पे लगभग 35 करोड़ लोग, और दोनों को मिला दें अगर फेसबुक और व्हाट्सएप को, तो लगभग
65 करोड़ लोग जो हैं फेसबुक व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं। अब ये कंपनी इस बात की क्या गारंटी है कि देश में जो राजनीतिक परिवर्तन जो होता है, जो चुनाव के थ्रू जो राजनीतिक परिवर्तन होता है, उसमें ये लोगों की मानसिकता को या लोगों के पॉलिटिकल एफिलिएशन को या जो रिलीजियस इंक्लाइनेशन है, राजनीतिक रूप से आप किस दल के करीब हो सकते हैं, किसी दल के करीब हो सकते हैं, या धार्मिक रूप से आप किसी एक विचारधारा को आप मान सकते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उसे परिवर्तित करने की कोशिश इन सोशल मीडिया या टेक कंपनीज जो हैं इनके द्वारा नहीं की जाएगी। ऐसा एक ज्वलंत उदाहरण अभी हमें थोड़े दिन पहले अमेरिका में देखने को मिला था। इनफैक्ट भारत के परिप्रेक्ष्य में भी ये चीज़ सामने आ चुकी है कि भारत की एक जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसने कैम्ब्रिज एनालिटिका करके जो कंपनी है उससे यूजर से संबंधित जो डेटा है उसकी मांग की थी। ठीक है, तो आने वाले समय में ये खतरा और गंभीर हो सकता है, इसलिए इस पे अभी से बहुत ही सीरियस होने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट्सएप क्या कहता है कि एक बार अगर हम किसी थर्ड पार्टी से व्हाट्सएप और फेसबुक के केस में अगर हमने फेसबुक को अगर आपका डेटा शेयर कर दिया, जो अभी इन्होंने कहा है, तो फेसबुक जो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी हो गई, तो अगर किसी थर्ड पार्टी से अगर इन्होंने आपका डेटा शेयर कर दिया तो फिर इनका जो टर्म्स एंड कंडीशंस और इनकी जो जिम्मेदारी है आपके डेटा के प्रति वो खत्म हो जाती है। ठीक है, और चूंकि अगर आपके पास फेसबुक का अकाउंट नहीं है तो फेसबुक जो है, फेसबुक स्वतंत्र है, आपके आपसे संबंधित जो भी सूचनाएं हैं उसका प्रयोग करने के लिए फिर फेसबुक स्वतंत्र हो जाता है। ये एक बहुत ही परेशान करने वाला एक क्लॉज है व्हाट्सएप का। ठीक है, अब देखिए कि it is also noteworthy that if an individual customer does not wish to share his location, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं किसी जगह पे जहाँ पे आपने अपना नेविगेशन ऑफ करके रखा है, तो उस केस में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आपने नेविगेशन ऑफ कर दिया तो फिर आपके लोकेशन की जानकारी इनको नहीं मिलेगी। फिर ये जो कंपनीज हैं जिनकी सर्विसेज आप अवेल कर रहे हैं, चाहे आपने नेविगेशन ऑफ किया है चाहे आपने नेविगेशन ऑन किया है, फिर ये ट्रैकिंग का तरीका फिर ये दूसरा हो जाता है इनका, फिर ये दूसरे तरीके से आपको ट्रैक करेंगे। आप कहीं भी जाएं कहीं भी आए, आपका नेविगेशन ऑफ है ऑन है उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर ये दूसरे मीन से आपको ट्रैक करेंगे। मतलब चाहे आपकी इच्छा हो चाहे ना हो, आपको ट्रैक किया जा रहा है। तो ये भी जो है वो प्राइवेसी क्लॉज का एक खुला उल्लंघन ही नहीं है, एक मखौल उड़ाना है। ठीक है, तो इन सभी जो पॉइंट्स पे हमें बहुत ही चिंतित होने की आवश्यकता है, बहुत ही गंभीरता पूर्वक सोचने की आवश्यकता है। अच्छा दोस्तों, भारत में अभी इंटरनेट या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इससे संबंधित या इससे आश्रित अगर किसी सेवा से अगर आपको कोई शिकायत होती है, ठीक है, मान लीजिए जैसे व्हाट्सएप है या फेसबुक है, या आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं या ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हैं, तमाम तरह की एक्टिविटी आप आजकल जो है वो लोग करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए। अगर तुम वहां पे अगर आपको कोई शिकायत होती है, अगर आपके साथ किसी तरह का कोई फ्रॉड होता है, तो उस शिकायत का जो निवारण है वो भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंतर्गत ही किया जाएगा। हालांकि उसमें समय समय पर परिवर्तन होता आया है। अभी जो लेटेस्ट जो है वो 2008 में इसमें संशोधन किया गया था मुंबई हमलों के बाद। ठीक है, मुंबई पर जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद। तो आप इसको ये समझ सकते हैं कि जो मुख्य जो कानून है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और संशोधित जो वर्जन है वो है 2008 का। लेकिन इसके साथ जो जो लोगों ने जो कंसर्न जो उठाया है वो ये है कि ये जो आधुनिक काल का जो चैलेंजेस है उससे लड़ने के लिए ये उपयुक्त नहीं है। क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत ही डायनामिक अवधारणा है। एवरी नाउ एंड देन क्या होता है कि टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो उसके लिहाज से ये जो एक्ट है ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, इसमें सुधार की बहुत अधिक आवश्यकता है। उसके बाद ये भी जानना एक बहुत ही आश्चर्यजनक हो सकता है आपके लिए कि जो प्राइवेसी का जो कानून है जो भारत में है और जो वेस्टर्न कंट्रीज में, वो बहुत ही अलग है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए यूरोप और अमेरिका, इनको फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता है, आप भी जानते होंगे।
फर्स्ट वर्ल्ड, और भारत जो है, भारत को कहा जाता है भाई ये तो थर्ड वर्ल्ड। ठीक है, अब थर्ड वर्ल्ड है तो थर्ड वर्ल्ड के हिसाब से वो लोग ट्रीटमेंट देते हैं हमें। ठीक है, अमेरिका क्या है या यूरोप क्या है, ये अपने जो इनके जो लोग हैं, इनके जो नागरिक हैं, उनकी गोपनीयता के जो अधिकार है, जो जो प्राइवेसी वाला जो अधिकार है उनका, उसको लेके वो लोग बहुत ही ज्यादा संजीदा है। ठीक है, इसलिए बहुत ही सजग भी हैं वो उन अधिकारों को लेके। इसलिए क्या होता है कि उन्होंने ऐसे कानून बना रखे हैं कि ये जो बड़ी जो कंपनीज हैं, ये अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकती, है ना। लेकिन भारत में उसका उल्टा होता है, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो उन दुरुपयोग को रोक सके। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि इन अधिकारों का दुरुपयोग होता है, इसलिए कानून को और अधिक शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। अच्छा, यूरोप में एक और जो अधिकार है वहां के नागरिकों को, वो है राइट टू बी फॉरगॉटन का, जिसके बारे में हम आगे वाली स्लाइड में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, जो भारत में लोगों को प्राप्त नहीं है। अच्छा, इन सभी कॉन्सेप्ट को समझने के बाद एक जो और प्रमुख जो बात है वो ये है, हमें ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। ये कॉन्सेप्ट तो हम समझ गए, लेकिन जो यूपीएससी है या पीसीएस है या और डिफरेंट जो एग्जाम्स हैं, उसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में क्या चेंज किया? नहीं, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। उसमें यह जरूर पूछा जाएगा कि उससे संबंधित जो है भारत में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए क्या उपबंध है। ठीक है, भारत में कानूनी प्रावधान क्या है जिससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके। ठीक है, तो इन चीजों को हमें समझने की आवश्यकता है। आगे आने वाली स्लाइड में हम उन्हीं मुद्दों पे हम बात करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जितने हमारे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ही जरूरी है व्हाट्सएप प्राइवेसी विवाद से संबंध में। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है करमन्य सिंह सरीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है, अब ये केस क्या है कि ये रिवॉल्व्स अराउंड द प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सनल डेटा। 2016-17 का जो 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 जब व्हाट्सएप और फेसबुक सेम इसी तरह की कुछ बातें हुई थी, जब विवाद हुआ था इसी विषय में कि व्हाट्सएप उस वक्त भी कुछ डेटा फेसबुक को शेयर कर रहा था, तब ये विवाद शुरू हुआ था। यहाँ पे करमन सिंह सरीन जो है उन्होंने एक केस फाइल किया था प्राइवेसी। उन्होंने कहा कि भाई कि जब हमें भारतीय संविधान हमारी निजता से संबंधित अधिकार की गारंटी देता है, तो फिर फेसबुक या व्हाट्सएप या कोई भी सी सोशल मीडिया उसका दुरुपयोग कैसे कर सकती है। तो इंटरेस्टिंगली फेसबुक ने जो और व्हाट्सएप ने जो एक एफिडेविट फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, जो हलफनामा जो उन्होंने फाइल किया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि लॉ ऑफ द लैंड डज नॉट इम्प्लाई ऑन देम। ये एक बहुत ही एक मजेदार एक फैक्ट, ठीक है, कि भारत का जो कानून है वो उन पे लागू ही नहीं होता। जबकि मजे की बात देखिए, दुनिया में सबसे अधिक व्हाट्सएप और फेसबुक के जो यूजर हैं वो भारत में ही हैं। उसके बावजूद उन्होंने ऐसी बातें की कि भाई लॉ ऑफ द लैंड डज नॉट इम्प्लाई। चलिए, अब नेक्स्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट। इसका भी एक रेफरेंस दिया जाता है बारंबार कि कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट सीडीए 1996, स्पेशली इसका जो सेक्शन 230C है, ये जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसे हमें पता होना चाहिए। जब यूपीएससी या पीसीएस जब क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो फिर वो कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट या करमन सिंह सरीन केस या और पीडीपीआर और जो अभी आगे आने वाले जो स्लाइड्स में जो हम बात करेंगे, वो सारे मुद्दों को मिला के ही एक प्रश्न बनाएगा। इसलिए हमें पूरी तरह से हमें तैयार रहना है काउंटर करने के लिए। तो ये जो कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट, ये भारतीय कानून नहीं है, ये एक यूएसए का लेजिस्लेशन है which is said to have given a safe harbor to the tech companies। जो टेक कंपनीज हैं, जैसे जो भी टेक जाइंट्स, मतलब जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या तमाम और जो कंपनीज हैं इन्हीं की जैसी, उनको एक सेफ हार्बर दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कंपनीज वुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूजर जनरेटेड कंटेंट ऑन द इंटरनेट। कि यूजर अगर कोई कंटेंट अगर जनरेट कर रहा है, मतलब उसकी सुविधाओं का प्रयोग करते हुए अगर कोई उपभोगकर्ता जो है वो अगर कुछ उसमें कंटेंट बना रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज या ऐसी कंपनीज जो ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है उनकी नहीं। ठीक है, एडिशनली दे वुड बी इम्यून टू द लॉज गवर्निंग द प्रेस। जो प्रेस को गवर्न करने वाले जो लॉ है, जो रूल्स रेगुलेशन है, वो उससे भी इम्यून होंगी।
ठीक है, बट इन टूडेज कंटेक्स्ट द कंपनीज आर ट्विकिंग द पर्सनल डेटा एंड डायरेक्टिंग द कंटेंट एज पर देयर विल, देयरफॉर देयर इज अ नीड टू रिथिंक ओवर इट। ये कानून जब बनाया गया था, ये 1996 की बात है, उस वक्त इंटरनेट का इतना डीप पेनिट्रेशन नहीं था, डे टू डे लाइफ में इतना ज्यादा आजकल के समय के जैसा उनका मतलब पेनिट्रेशन नहीं था। लेकिन आजकल के समय में क्या हो गया है कि डेटा का मैनिपुलेशन होता है। डेटा आपने जो जनरेट किया वो सेम डेटा, ऐसा नहीं है कि डेटा न्यूट्रल है ये कंपनीज, नहीं, डेटा को अपने हिसाब से मैनिपुलेशन किया जाता है। इसलिए होता क्या है कि कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट जो है कि जो आत्मा है वो आत्मा अब बदल चुकी है, इसलिए समय के हिसाब से इसे बदला जाना चाहिए, ये समय की मांग है। तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे देखिए ये एक और मुद्दा, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आया था कि ये ये प्रेस को गवर्न करने वाला जो जो लॉ है, कौन सा आर्टिकल जो है प्रेस को गवर्न करता है भारत में, आर्टिकल 19, उसके बारे में भी आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। चलिए चलिए आइए बात करते हैं पीडीपीआर की। जो व्हाट्सएप से संबंधित जो विवाद हुआ है उसके बाद इस बिल का जो रेलेवेंस है वो और अधिक बढ़ गया है, और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि यूपीएससी और पीसीएस निश्चित रूप से इस कानून से संबंधित प्रश्न जो है आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछेगी। ठीक है, तो आइए समझते हैं पीडीपीआर। पीडीपीआर है क्या? सबसे पहले तो पीडीपीआर जो है, पीडीपीआर स्टैंड्स फॉर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। ठीक है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो जुलाई 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु है, इस चीज को समझिए कि जब जब प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो इसमें मंत्रालय का नाम भी पूछा जाता है कि कौन सा मंत्रालय जो है इस कानून को बनाने के लिए मतलब समिति का गठन किया था, किस मंत्रालय ने। ठीक है, तो ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो भूतपूर्व जो जज थे, जस्टिस बी एन श्री कृष्णा, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई। इस समिति को क्या कार्य दिया गया? इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग लैप्सेस इन प्रेजेंट डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस, की अभी का जो वर्तमान में जो कानून है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है अभी का, उसकी कमियां क्या क्या है। ठीक है, और इन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, इस विषय पे आप जो है आप हमें गाइडलाइन दीजिए स्टडी करके, जस्टिस बी एन श्री कृष्णा आयोग। ठीक है, तो पीडीपीआर से संबंधित जो आयोग है वो कौन कौन सा आयोग है? जस्टिस बी एन श्री कृष्णा। इनका गठन कब हुआ? जुलाई 2017 में। फिर इन्होंने जुलाई 2018 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, एक साल के बाद। द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट एज ड्राफ्ट, ड्राफ्ट के रूप में, ये कभी भी फाइनल रिपोर्ट नहीं होता, ड्राफ्ट रिपोर्ट होता है। एज ड्राफ्ट का नाम क्या था? पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018। ठीक है, तो अब बिल जो है इसको रिवाइज किया गया, चूंकि ये ड्राफ्ट था, अब इसको इसको रिवाइज किया गया। और रिवाइज कैसे किया गया? तो कॉमन जो पब्लिक होती है उससे फिर आवेदन के रूप में उससे सुझाव मांगे जाते हैं, भैया ये जो है ड्राफ्ट है, ऐसा ऐसा हम कानून बनाने जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ बेहतर किया जा सकता है तो आप बताइए, फिर उस हिसाब से हम उसको परिवर्तन करेंगे। उन सुझावों को भी आत्मसात करने के बाद फिर ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 बना। ठीक है, जिसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई 4 दिसंबर 2019 को, और अभी ये संसद में लंबित है, ये कानून संसद में लंबित है। ठीक है, तो इसके संबंधित जो पक्ष हैं वो समझ गए, जस्टिस बी एन श्री कृष्णा, जुलाई 2017, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पीडीपीआर। अब यहाँ पर एक और मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ उस बात को भी समझिए। एक है पीडीपीआर और दूसरा है जीडीपीआर। ठीक है, जीडीपीआर। अब ये जीडीपीआर जो है, जीडीपीआर यूरोपियन यूनियन का कानून है। ठीक है, कहाँ का कानून है? यूरोपियन यूनियन का, इंडिया का कानून नहीं है। तो इसलिए आपको हो सकता है यूपीएससी जो है यूरोपियन यूनियन का कानून आईडीपीआर, मतलब आईडीपीआर के बदले जीडीपीआर दे दे, और फिर आप कंफ्यूज हो जाए कि यार वो आईडीपीआर और जीडीपीआर बहुत समानता लिए हुए हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कंफ्यूज मत होना, आईडीपीआर सॉरी पीडीपीआर और जीडीपीआर दोनों अलग अलग प्रावधान है। ठीक है, अच्छा, पीडीपीआर बिल में अभी जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे पॉइंट लगा वो ये लगा कि इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। यहाँ पे यूपीएससी को पता है कि जो स्टूडेंट हैं उन्हें कैसे फंसाना है।
बच्चों को कहाँ फंसाना है, तो वो डायरेक्ट आपसे जैसे पहले क्वेश्चन पूछते थे बिल से रिलेटेड, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ठीक है, एक्सेप्ट JNK, तो वो एक्सेप्ट JNK वाला जो क्लॉज है वो आर्टिकल 370 के बाद से वो खत्म हो गया, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला क्लॉज विशेष रूप से ध्यान देने के लायक है। उसके बाद क्या है कि PDPR में डेटा को परिभाषित किया गया है, क्योंकि अभी जो संपूर्ण जो विवाद है, विवाद के जड़ में क्या है, डेटा है, तो डेटा को समझना और डेटा को जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद इसमें बायोमेट्रिक डेटा को भी इसमें परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनको परिभाषित किया गया जहां जहां कंफ्यूजन होने की संभावना थी। अच्छा, PDPR के अंदर अब जो अगला जो ध्यान देने योग्य जो तथ्य है वो है सेंसिटिव पर्सनल डेटा का, कि सेंसिटिव पर्सनल डेटा क्या था। पर्सनल डेटा तो अभी तक हम लोग समझ गए, अब सेंसिटिव उसमें लग गया तो फिर यहाँ पे फिर एक दिक्कत होगी। सेंसिटिव पर्सनल डेटा के अंदर इन सारी चीज़ों को डाला गया है, जैसे पासवर्ड हो गया, फाइनेंशियल डेटा हो गया, हेल्थ डेटा हो गया, फिर ऑफिस आइडेंटिफायर हो गया, सेक्स लाइफ हो गया, सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो गया, बायोमेट्रिक डेटा, जेनेटिक डेटा, ट्रांसजेंडर स्टेटस, इंटरसेक्स स्टेटस, कास्ट और ट्राइब, रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीव और अफिलिएशन। इसमें ये सारे जो बिंदु हैं ये सारे बहुत ही सेंसिटिव इन नेचर हैं, क्योंकि अगर इनकी ये अगर डिस्क्लोज हो जाते हैं, अगर पब्लिक में आ जाते हैं, तो एक व्यक्ति की गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, उसका हनन होता है। इसलिए इन सभी डेटा को सेंसिटिव पर्सनल डेटा के अंतर्गत स्थान दिया गया। अब अगला जो हम थोड़ी देर पहले जो हम लोग बात कर रहे थे, राइट टू बी फॉरगॉटन का, ठीक है। राइट टू बी फॉरगॉटन भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट राइट है जो इंडिया में अब सिटीजन्स को देने की बात की गई है, जो यूरोप में और वेस्टर्न कंट्रीज में ऑलरेडी वहाँ के लोगों को है। अब ये राइट टू बी फॉरगॉटन क्या है, द डेटा प्रिंसिपल, ये डेटा को जो होल्ड करता है, मैं और आप जो इंडिविजुअल है, ठीक है। द डेटा प्रिंसिपल शैल हैव द राइट टू रेस्ट्रिक्ट और प्रिवेंट कंटिन्यूइंग डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल डेटा बाय डेटा फिड्यूसरी। अब इसमें इसका जो सार, जो इसका जो निचोड़ है वो ये है कि आप एक उपभोक्ता की हैसियत से, अगर आपको लगता है कि आपका जो निजी जो आपसे संबंधित जो जानकारी है, जो आपकी गोपनीय सूचना है, वो अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई कंपनी उसको यूज ना करे, आपको पता चल जाता है, तो आप उसी मोमेंट आप उसको बोल सकते हैं कि आपका जो डेटाबेस है उसमें मेरे से संबंधित जो भी आंकड़े आपने रखे हैं उन सबको डिलीट कीजिए, और उस कंपनी को डिलीट करना पड़ेगा। ऐसा अधिकार आपको अब दिया जा रहा है, ठीक है। संसद में जो अभी PDPR बिल जो पेंडिंग है उसमें ये भी तथ्य है, ये भी एक कानून जो है, कानून का एक जो प्रमुख जो बिंदु है वो राइट टू बी फॉरगॉटन का भी है, ठीक है। और इस चीज़ की इनफैक्ट डिमांड भी थी बहुत समय से कि यहाँ पे जो सिटीजन है उनको ये अधिकार दिया जाना चाहिए, और सरकार इस चीज़ को लेकर बहुत गंभीरतापूर्वक इस पर विचार कर रही है। PDPR बिल में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसमें डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनाने की बात की गई है। तो चलिए समझते हैं डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है, इसका कंपोजिशन और क्वालिफिकेशन क्या हुआ। तो अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन एंड 6 होल टाइम मेंबर्स, एक जो है इसके अध्यक्ष होंगे और 6 जो है पूर्णकालिक सदस्य होंगे, ठीक है। द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स ऑफ द अथॉरिटी शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकी जो नियुक्ति होगी 1+6, ये ध्यान रखिएगा, 1+6, एक अध्यक्ष और 6 जो है वो पूर्णकालिक सदस्य, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगी, ठीक है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कैसे होगी, क्योंकि ये एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी जिसकी अनुशंसा पे इन सदस्यों की नियुक्ति होगी, ठीक है। अब जो वो जो सिलेक्शन कमेटी बनेगी उसमें कौन कौन सदस्य होंगे, तो यहाँ पे देखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत का उच्चतम न्यायालय, उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो होंगे, या नहीं तो उनके द्वारा नॉमिनेटेड कोई दूसरे जज होंगे। हु शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन कमेटी का जो चेयरपर्सन होगा वो कोई जज ही होगा, या तो सुप्रीम जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो होंगे, उनके द्वारा नॉमिनेटेड कोई और न्यायाधीश होंगे। दूसरे जो सदस्य होंगे वो कौन होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, इस बात को भी देख लीजिए, एक हो गए जज और दूसरे हो गए कैबिनेट सेक्रेटरी। और तीसरा जो सदस्य होगा उसका वो वन एक्सपर्ट ऑफ रिप्यूट, बहुत ही मतलब सब्जेक्ट पे अथॉरिटी रखने वाला विषय विशेषज्ञ जो होते हैं वो होंगे, एज मेंशनड इतना चलिए, टू बी नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जो न्यायाधीश जो हैं, या तो मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा मनोनीत न्यायाधीश, उनके द्वारा इस विषय विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाएगी इन कंसल्टेशन विद द कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है उनसे विचार विमर्श करने के बाद उस विषय विशेषज्ञ की नियुक्ति होगी। 3 सदस्यीय यहाँ पे समिति बनेगी, और 3 सदस्यीय समिति जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा एक
प्रस्ताव देगी कि भाई ये जो 1 और 6 जो सदस्य हैं, 7 सदस्यों की नियुक्ति आप ऐसे ऐसे कीजिए, ये हमारी अनुशंसा है। उनकी अनुशंसा पे केंद्र सरकार द्वारा इन सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। इसी के साथ ये वाला लेक्चर आज यहीं पे संपूर्ण होता है और फिर हम मिलेंगे किसी ऐसे ही किसी ज्वलंत विषय और वस्तु के साथ, ऐसे ही एक एक्सटेंसिव डिस्कशन फिर हम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।